आज अगर आप आज हमारे इस इंटरव्यू के बाद अगर हम दोनों चलते हैं अभी, तो वहाँ पे 10 बल्ब जल रहे हैं और 20 बल्ब बहुत अच्छे अच्छे खम्भे लगे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। तो इस दिशा में क्यों नहीं देखा गया? और ये तो सीएम हाउस के बिल्कुल पीछे है। अक्सर मॉइस्चर के कारण लाइटें खराब होती, हम सब जानते हैं। और आपका दौर तो विपक्ष का दौर होगा। उस समय मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस की जो गुंडागर्दी थी चरम पर थी। कैंपस के अंदर क्रिमिनलों को भेजा जाता था कि एबीवीपी के लोग खड़े ना हों। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई पहले भी की है, आगे भी करते हैं। भोपाल नगर निगम को इस बात के लिए बधाई दी गई कि आप पहली नगर निगम है जिसने असंसदीय शब्दों पर रोक लगाने का काम किया है और संसदीय आचरण सिखाने का काम किया है। वो भोपाल और पाकिस्तान के बीच सीधा कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो हमारे सभापति को ही हमारे पार्षद ने बोल दिया, अध्यक्ष जी आप तो पुराने चावल हो, आपको तो सब पता है नगर निगम कैसे चलती है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद ऋतुराज में हमारे आज के मेहमान हैं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। वकालत की पढ़ाई से लेकर नगर निगम के सबसे बड़े पद तक किशन जी की यात्रा पर आज हम बात करेंगे। एक आम कार्यकर्ता से लेकर शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि बनने की कहानी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी वैचारिक नींव रखने वाले किशन जी ने एबीपी और युवा मोर्चा में अपना संगठनात्मक कौशल निखारा। वर्तमान में वो वार्ड क्रमांक 28 से पार्षद हैं और उनकी इस एक नई पहचान भी बनी है पार्षदी के साथ कि उनको लोग करोड़पति पार्षद भी कहते हैं। किशन जी आज भोपाल नगर निगम में 85 सदस्यीय नगर निगम की 58 बीजेपी पार्षदों का नेतृत्व कर रहे हैं और हमेशा वो चर्चाओं में बने रहते हैं उनके साहसिक और कई बार विवादात्मक फैसलों की वजह से। चाहे बात हो हमीदिया संस्थानों के नाम परिवर्तन की मांग की या फिर शहर में नए नवाचारों को लागू करने की, किशन जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी विचारधारा क्या है, नगर निगम में उन्होंने क्या वो बड़े बदलाव किए हैं और भोपाल के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या विज़न है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का यह पॉलिटिकल पॉडकास्ट किशन सूर्यवंशी जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जब हमारी चर्चा हुई और आपने बोला कि आप आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज हम आपके साथ जानेंगे भोपाल को लेके आपकी क्या सोच है, क्या विचार है। क्योंकि भाई साहब, भोपाल में जो काम होता है, जो नवाचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को दर्शाते हैं। राजधानी है हमारी, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग भोपाल में आके देखते हैं। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं आपके बारे में करना चाहूँगा कि किशन जी क्या हैं, किशन जी कहाँ से हैं, किशन जी की शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरी शुरुआती शिक्षा तो ऋतुराज जी ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। मैं ग्राम सेमरी रातीबड़ के पास में मेरा जन्म स्थान है। प्राथमिक शिक्षा मेरी अपने गांव में हुई है। इसके बाद हाई स्कूल तक मैंने रातीबड़ में शिक्षा अर्जित की और हाई स्कूल के बाद फिर मैंने हायर सेकेंडरी तक भोपाल के जहांगीरिया स्कूल में मेरा शिक्षा अध्ययन हुआ है। उसके बाद हमीदिया कॉलेज में मेरा अध्ययन हुआ, स्टेट लॉ कॉलेज में हुआ है। तो हालांकि मेरा गांव भी शहर से दूर नहीं है, लगा हुआ ही है, 10-15 मिनट की दूरी से मेरा गांव है। और शिक्षा कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों हैं। दोनों हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में ऋतुराज जी मेरे 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है सीताराम जी, उनसे छोटे का नाम है राधेश्याम, उनसे छोटे का नाम है जयराम। क्या बात, और मैं किशन सूर्यवंशी। क्या बात, क्या बात। मेरी बहनें हैं रामकली बाई, रंबो बाई और सुनीता। तो ये भाई बहनों का हमारा। किशन जी, आपके पिताजी क्या, मतलब आपका व्यापार क्या रहा है? पिताजी क्या करते थे जब? मेरे पिताजी का व्यवसाय उस समय लकड़ियों का था और वो थोक फर्नीचर की जो मटेरियल होता है लकड़ी की सप्लाई का, उस प्रकार से उनका काम था। और ईश्वर की कृपा है कि उस समय भी गांव के वो प्रमुख लोगों में गिने जाते थे। क्या बात। और मैं तो खैर बचपन से ही
छोटा था तभी मुझे उनका साया छूट गया था। पर मैं जब भी उनके बारे में सुनता हूँ, गांव वालों से सुनता हूँ, तो सीना गर्व से भर जाता है। ठीक है। अब किशन जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कि बोला कि आपकी पढ़ाई गांव और शहर दोनों में हुई है और जो आपकी कॉलेज है वो भोपाल से हुई, हमीदिया कॉलेज से। तो क्या कॉलेज के समय से ही आप थोड़ा सा छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए थे? क्या रहा था, किस तरीके से रहा वो दौर आपका? मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में 5वीं कक्षा पास करने के बाद जब मैं 6वीं में आया तो प्राथमिक शिविर में मेरा जाना हुआ। तो उस समय तो सच बताऊं तो मैं कैंप समझ के गया था कि एक स्टूडेंट या यूथ या बच्चों के जो कैंप लगते हैं उस कैंप में चलिए अच्छा कुछ खेल होंगे, हुड़दंग होगी, उस मस्ती समय होगी। मूवीज़ में भी हम देखा करते थे, हाँ, पिक्चरों में दिखाए जाते थे कैंप तो लगते हैं। इसलिए जब मैं सबसे पहले जुड़ा तो मेरे बड़े भैया ही ने कहा था कि आप संघ के शिविर में जाओ। उनने ही भेजा था, सीताराम भैया ने। और तो मैं तो उस समय तो जानता ही नहीं था कुछ, ये सब कैंप समझ के गया। और बाद में जब 7 दिन के शिविर में रहा, मैं गांधी आश्रम में ही लगा था, यहाँ पर संत नगर के पास में है। उस स्थान पर 7 दिन में शिविर में रहा और शिविर में रहने के बाद मैं कब स्थायी रूप से संघ का स्वयंसेवक बन गया मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि जो संघ को समझते हैं वो संघ को फिर जीने लगते हैं। ये क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अपने से पहले देश की बात करे, स्वयं को होम करके देश के लिए लग जाए। ऐसी प्रेरणा कोई और संगठन नहीं देता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देता है। और बचपन से इस प्रकार की चीज़ें जब हमें संघ के स्थान से, संघ के शिविर से सीखने को मिली तो मैं और उसमें जुड़ता चला गया। फिर जब 10वीं में आया तो उस समय तो मैं भोपाल में ही, मैंने बताया जैसा कि 10वीं पास करने के बाद भोपाल जब आया तो भोपाल के देवपुत्र हमारा जो कार्यालय है, संघ का ही एक कार्यालय है, वहाँ विस्तारक बन के काम कर रहा था मैं। मुझे इतना संघ का काम और संघ की विचारधारा पसंद आई कि मुझसे कहा गया कि आप समय निकालिए संघ के लिए। तो मैंने कहा जीवन निकाल देंगे संघ के लिए, आप बताइए। ठीक है। तो उस समय फिर मैंने विस्तारक के रूप में काम करना शुरू किया था। संघ में जो आपने अभी इतना समय दिया है शुरुआती दौर में, तो उस समय क्या संघ में रहने की वजह से किस तरह से आपकी वैचारिक नींव मजबूत हुई, मैं जानना चाहूँगा। किस तरह से संघ ने आपको देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध बनाया? वो मैंने जब देखा कि ऐसे तपस्वी लोग पूरा जीवन लगा करके देश सेवा में लगे हुए हैं, यानी घर द्वार छोड़ देना, घर द्वार छोड़ करके अविवाहित रह करके केवल एक ही लक्ष्य है, परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना और उसके लिए देश के अच्छे नागरिक तैयार करना, संगठित करना, देश को मजबूत करना, मातृभूमि को मजबूत करना। जब मैंने इस प्रकार के काम करने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को देखा तो वो मेरे लिए प्रेरक बनते चले गए। आपकी जो एबीपी से लेकर युवा मोर्चा तक की यात्रा रही है और फिर उसके बाद आपकी जो बीजेपी में वो एंट्री कैसे हुई, कहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट आया और कब आपने सोचा, क्योंकि आपने वकालत की पढ़ाई की और उसके बाद आप राजनीति में आ गए, तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया आपके जीवन में? इसके बाद जब मेरी कॉलेजिंग शुरू हुई तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा संगठन काम करता है और हमीदिया कॉलेज में जब मैंने बीकॉम में प्रवेश लिया तो प्रवेश के साथ ही मैं विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता वहाँ बन गया था। तो इसके बाद खूब अच्छे से वहाँ संगठन का काम किया, खूब मेंबरशिप की। और मैं आपको बता दूं कि किसी समय, उस समय क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी जब हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय महानगर की सदस्यता 1000-1500 नहीं हुआ करती थी और मैंने हमीदिया कॉलेज अकेले में लग के क्लास में जा करके एक क्लास में आग्रह करके कि हमारा संगठन विद्यार्थी परिषद ये करना चाहता है, छात्रों के बीच अच्छी बातें करना चाहता है, कैंपस को एक एजुकेशन का एटमॉस्फेयर देना चाहता है। तो लोग प्रभावित होते गए और कक्षा पूरी एबीवीपी की सदस्यता ज्वाइन करती थी। तो 2000 सदस्यता एकमात्र हमीदिया कॉलेज से उस समय सक्रियता से मैंने कराई थी, जहां मेरा पहले ही
जबकि बीकॉम में प्रवेश हुआ था। तो वो अपने आप में एकदम सबके लिए उस समय जो हमारे संगठन में काम करने वाले संगठन मंत्री जी और बाकी सब लोगों के लिए कि एक हमीदिया कॉलेज से 2000 मेंबरशिप हुई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो महानगर का जो लक्ष्य था वो तो एक कॉलेज से ही पूरा हो गया है। तो कौन है भाई, तो हस्ताक्षर जहाँ करते सदस्यता कराने वाले कौन, तो उसमें मेरे सब जगह नाम लिखे हुए थे। तो फिर मुझे बुलाया गया, बोले आपने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई हो आपको, और अपने को ऐसे ही काम करना है। फिर मैं कॉलेजिंग के समय पर विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया, महानगर मंत्री और मतलब एक तरफ आपके राजनीतिक ये जो पद हैं महानगर मंत्री ये भी रहे और दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई भी चलती रही, वकालत की जो आपकी पढ़ाई हो रही थी वो भी आपकी होती रही। हाँ, निश्चित रूप से संगठन का काम जो था वो अपनी जगह था और पढ़ाई अपनी जगह थी। बल्कि उस समय हम जो छात्र नेता कहलाते थे मैं शायद थोड़ा अलग छात्र नेता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि हर छात्र नेता कहता था कि क्लास में मत रहिए, आप तो हमारे साथ खड़े रहिए कैंपस के अंदर। हाँ। हमारा देखना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। और मैं कहता था कि क्लास के टाइम आप क्लास में जाइए और बाकी खाली समय में हम लोग संगठन की बातें करने या संगठन की प्लानिंग करने के लिए एकत्रित होंगे। तो हम डिफरेंट काइंड पर काम करने वाले लोग थे। मेरा सवाल यही हो, बड़ा मुझे सुन के अच्छा लगा, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है आज के सोशल मीडिया के युग में आप देखिए इंदौर से बड़े बड़े नेता हैं जो कॉलेज में जाके शक्ति प्रदर्शन करते हैं, छात्रों को इकट्ठा कर लेते हैं, तमाम सारी होती हैं, इंदौर हो दिल्ली हो होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा पर असर डालती हैं, हमारी पढ़ाई प्रभावित होती है। आपने तो आपकी पढ़ाई को भी समय दिया और आप यहाँ पर संगठन के लिए काम कर पाए, तो ये तालमेल कैसे बना पाए आप? पढ़ाई के समय मैं पढ़ाई करता था और जब परीक्षाएं आ जाती थी तो मैं गायब हो जाता था। फिर उस समय सिर्फ परीक्षा की तैयारी करता था और बाकी सबसे भी यही कहता था कि आप परीक्षा की तैयारी करिए। हमारा सबसे पहला अगर अब लक्ष्य है तो सामने अगर परीक्षा आ चुकी है तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना हमारा लक्ष्य है। अब जब संगठन का काम का होता है तो संगठन के काम का लक्ष्य होता है, और अभी एग्ज़ाम अगर सामने है तो एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास करना हमारा लक्ष्य है। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से लक्ष्य तय होते हैं। और मैंने कहा ना कि जैसे हर छात्र नेता सोचता था कि मेरे साथ भीड़ खड़ी रहे, क्लास में लोग जाएं जाएं ना जाएं, और मैं कहता था आप क्लास में जाइए और क्लास के खाली टाइम में बाद में अपन मिलेंगे। तो हमने एक स्थान तय कर रखा था पेड़ के नीचे। उस पेड़ के नीचे जब क्लासें ख़त्म हो जाती थी, लंच हो जाता था, तो हम वहाँ सब इकट्ठित होते थे और बड़ी संख्या में यानी 200-300 छात्र तो हमारे साथ ऐसे ही खड़े होकर के चर्चा होती, कॉलेज की उस समय की जो बातें रहती हैं वो सब चलती थी, पढ़ाई की बातें होती थी। और आपका दौर तो विपक्ष का दौर होगा। निश्चित रूप से बड़ा चुनौती वाला दौर था उस समय। मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस की जो गुंडागर्दी थी चरम पर थी। कैंपस के अंदर क्रिमिनलों को भेजा जाता था कि एबीवीपी के लोग खड़े ना हों। हम पे एक बार नहीं कई बार हमले हुए, और ऐसे हमले हुए कि जानलेवा हमले भी हम पे हुए, पर हमने कैंपस नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, संगठन काम करते रहे। और उसका परिणाम है कि आज जो हमले करने वाले थे वो कहाँ हैं उनका पता भी नहीं है। वो गायब हो गए और हम अपने काम में, राष्ट्र के काम में, देश के काम में लगे हुए हैं। ठीक है। पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ने का फैसला कब और कैसे लिया, उसके पीछे कोई बड़ी वजह? कब ये चर्चाएं शुरू हुई कि अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि संगठन का काम तो आप करते ही आ रहे थे, आपका निरंतर चल रहा था। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला कब और कैसे लिया? जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरा भी ये मानना था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मैंने लॉ कंप्लीट किया तो फिर अब विद्यार्थी परिषद का काम कोई और देखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का काम बेसिकली विद्यार्थियों के बीच में है। और जब मैं लॉ कंप्लीट कर चुका हूँ तो अब बाकी लोग काम देखें। तो फिर मुझे उस समय युवा मोर्चा के टीम में रखा गया, जिला पदाधिकारी बनाया गया, और उस समय फिर बाद में पार्टी ने तय किया कि आपको जो आज वार्ड 28 है वो उस 2010 में उसका नंबर 26 था। मुझे कहा गया संगठन से कि आपको इस वार्ड से चुनाव लड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि जब उस वार्ड से मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो वो वार्ड भी कोई अनुकूल वार्ड था ऐसा नहीं था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार 100 वोटों से जीती थी, बाकी ज़्यादातर समय पार्टी वहाँ से जीतती नहीं थी। तो मेरे से कहा ही गया, टिकट के समय ही कहा गया कि ये बहुत कठिन क्षेत्र है और तुम्हें दिया है, तुम्हें निकाल के ही लाना है, ये सीट भाजपा को देना है, कुछ भी करके देना है, तुम
और हमें भरोसा है कि तुम उस सीट को निकाल के लाओगे अच्छे से। तो जो वार्ड हम कभी जीतते नहीं थे, वो उस समय मैं 1000 वोटों से जनता के आशीर्वाद से जीता था। और जब मुझे दोबारा पार्टी ने अभी फिर से कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो पहली बार में जिन बूथों पर बीजेपी नहीं जीतती थी, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव, हर क्षेत्र में कुछ बूथ ऐसे होते हैं जो चुनाव कोई भी हो, पार्टी अभी वहाँ पर और काम करना बाकी होता है और हम जिन बूथों पर नहीं जीतते हैं। आज भी शहर के कई बूथ ऐसे हैं जहाँ हमें और मेहनत करके जीतने की कवायद करनी है, तो मेरे क्षेत्र में भी थे। पर इस बार जब मैं चुनाव लड़ा दोबारा उसी क्षेत्र से, तो सारे बूथ में जीता जहाँ भाजपा अभी तक नहीं जीती कभी। तो जब इसका मतलब ये है कि जब आप काम करो, अच्छे से करो और आप व्यवहार जनता के प्रति अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, कोशिश करिए कि आपके पास कोई उम्मीद से आया है तो उसकी हेल्प हो जाए, तो पब्लिक आशीर्वाद देती है। ठीक है ना। पहली बार आप 26 से लड़े और दूसरी बार लड़े तो वो 26-28 हो गया था, वार्ड नंबर 28 हो गया था। और दूसरी बार में ही जीत के साथ ही आप आज नगर निगम के अध्यक्ष हैं। तो दूसरी बार में ही अध्यक्ष बन जाना, 58 पार्षदों का प्रतिनिधित्व करना, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या चुनौती है इसमें भी आपके लिए? देखिए, मैं तो अवसर मानता हूँ, चुनौती तो मानता नहीं हूँ। और जब पार्टी ने कहा कि आपको नगर निगम अध्यक्ष की जिम्मेदारी देखना है, तो वहाँ पर भी हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमेशा मन में यही विचार रहा है। और ऋतुराज जी, मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने अक्सर विधानसभा और लोकसभा में संसदीय आचरण की बातें सुनी हैं। वहाँ संसदीय आचरण अपने जनप्रतिनिधियों को सिखाने का काम किया जाता है। नगर नियमों में अभी इस पर कहीं भी शुरुआत नहीं हुई थी, इस पर पहल नहीं हुई थी। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे पार्टी ने नगर निगम का अध्यक्ष बनाया है, वैचारिक रूप से और कुछ अच्छे काम हमें करने चाहिए। मेरा संगठन भी यही कहता है, सिखाता भी यही है। तो भोपाल नगर निगम को देश की पहली नगर निगम मैंने बनाया जहां संसदीय कार्य पद्धति सिखाने का काम किया है। यानी असंसदीय शब्दों को हमने उनको बुकलेट के रूप में छपवा करके सभी हमारे माननीय पार्षदों को, महापौर जी को, बाकी हमारे अधिकारियों को भी भेजा और असंसदीय शब्दों के अध्ययन का मैंने उनसे आग्रह किया, हमारे नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों से। क्योंकि अक्सर हमने नगर निगम में ऐसे नज़ारे बहुत देखे थे कि परिषद जब होती है तो पार्षद लोग भावावेश में आकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो शब्द उनकी गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है और सदन की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है। तो जब मैंने उनसे आग्रह किया कि देखिए, हम प्रथम पाठशाला अगर राजनीति की है, नगर निगम को प्रथम पाठशाला राजनीति की कहा जाता है, तो प्रथम पाठशाला में ही एजुकेशन बेस मजबूत होना चाहिए ताकि भविष्य में यहाँ से भी अच्छे कोई विधायक बन के निकले, कोई सांसद बन के निकले और अच्छे जनप्रतिनिधि भोपाल नगर निगम से भी निकल के आए, तो हमें खुशी होगी। और आज उस पर जब काम हुआ तो भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने संसदीय आचरण अपने पार्षदों को सिखाने का काम किया है। आज नगर निगम की जब परिषद के नज़ारे आप सब देखते ही हैं, कितने सलीके से हमारे माननीय पार्षद लोग अपनी बात करते हैं। पहले तो ये नज़ारे नहीं थे, पहले तो अपशब्दों की बारिश होती थी। तो व्यवहार परिवर्तन बहुत बड़ा आया है, उससे मैं ये अंतर महसूस कर रहा हूँ। और अभी जब माननीय ओम बिरला जी ने देश भर के सभापतियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया, तो भोपाल नगर निगम को इस बात के लिए बधाई दी गई कि आप पहली नगर निगम है जिसने असंसदीय शब्दों पर रोक लगाने का काम किया है और संसदीय आचरण सिखाने का काम किया है। तो मतलब आपने सभापति नगर निगम अध्यक्ष बनते ही नवाचारों की शुरुआत कर दी, ये तो हो गया आपका एक। और क्या अभी तक आपने नए नवाचार करे हैं? और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि नगर निगम अध्यक्ष क्या क्या काम करता है, क्या पावर होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में आप बताएं। नगर निगम का जो सभापति होता है वो दल विशेष का नहीं होता है, भले वो दल से चुन के आया हो। जैसे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं,
माननीय लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो सभी सदस्यों के अध्यक्ष होते हैं। और जो कई बार हमारे बाकी लोग जो ये चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिस भूमिका को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके मन में हो सकता है थोड़ी बातें लगती हो, पर सभापति का दायित्व ये बनता है कि सदन के अंदर सकारात्मक चर्चा हो, शहर के हितों के संबंध में कोई बात अगर कहना चाह रहा है तो उसको पर्याप्त अवसर मिले, और बेहतर से बेहतर व्यवस्था जो हो सकती है उस समय तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए आसंदी को जो लगता है उसके आदेश निर्देश प्रशासन को दें कि सदन के में चर्चा के बाद ये निर्णय हमने लिया है और इस पर आप काम करिए। तो प्रशासन को एक प्रकार से गाइडलाइन मिल जाती है काम की। और सभापति निष्पक्ष होता है, वो सभी का है। 85 पार्षदों के आप सभापति हैं। निश्चित रूप से। हाँ, आपका पूरा परिवार है नगर निगम के अंदर, जो आपके 85 पार्षद हैं वो आपका परिवार है। निश्चित रूप से हमारे जितने नगर निगम के माननीय पार्षद लोग हैं वो जानते हैं कि कभी मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि इसको अवसर नहीं देना है। जब भी मुझे लगा कि ये कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं जो शहर के हित में है, नगर निगम के हित में है, जनता के हित में है, तो मैंने सदन में उसका संरक्षण भी किया है, उसको अवसर भी दिया है, और आवश्यकता अनुसार उस समय व्यवस्था भी जो मुझे महसूस हुई वो व्यवस्था भी मैंने प्रशासन को दी है। तो कुल मिला के दायित्व बोध जिसे कह सकते हैं, वो दायित्व बोध के आधार पर जो उस समय उचित लगता है वो निर्णय हम करते हैं। ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भोपाल नगर निगम के आप अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, और भोपाल राजधानी है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ की गई छोटी गलती भी पूरी प्रदेश की खबर बनती है। तो उन सारी बंदिशों पे भी किस तरह से आप काम कर पाते हैं कि हमें बहुत फूक के कदम रखना है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सारे मंत्री, विधायक, नेता, ब्यूरोक्रेट सब राजधानी के अंदर हैं, और उस राजधानी के अंदर नगर निगम की कार्यशैली पे बहुत जल्दी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उसमें कैसे आप बैलेंस बनाते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि नेताओं को पढ़ के काम करना चाहिए। आमतौर पे अब जितने राजनीतिज्ञ आ रहे हैं, चाहे कोई भी दल के हों, सब अच्छे पढ़े लिखे आ रहे हैं, और जब आप पढ़ लिख करके कोई चीज़ को समझ करके निर्णय करेंगे तो गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है कई बार सही काम को भी लोग गलत बताना चाहें, ऐसा होता है। अगर राजनीति है, लोग अक्सर सही निर्णयों को भी गलत बताने की कोशिश करते हैं, पर समय उसको बता देता है कि निर्णय सही है। ठीक है। नगर निगम के अंदर जैसा कि आपने बताया कि आपका काम है कि सभी को पर्याप्त स्थान मिले, मंच मिले, और वो अपनी समस्या बता पाएँ। समस्या बताने के बाद क्या अधिकारियों से भी आपको कभी कुछ समस्याएं आती हैं कि आपने समस्या आगे बता दी लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है? या एक अधिकारी की क्या भूमिका होती है शहर के विकास में? क्योंकि एक नेता काम बताता है, काम करने की जिम्मेदारी तो अधिकारी की होती है, तो वहाँ कैसे फिर एक सभापति के रूप में आप काम करवा पाते हैं? बेसिकली ये भ्रम है, और निर्णय लेना किसको है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधि लेते हैं, और अधिकारियों को एग्जीक्यूशन के लिए रखा गया है, पालन के लिए रखा गया है। यानी निर्वाचित सरकार अगर कोई निर्णय कर रही है, चाहे वो शहर हितैषी हो या जनता के हित में हो, अगर जनप्रतिनिधियों ने कोई निर्णय किया है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका पालन करें, और जो पालन नहीं करता है फिर ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। हमने बड़े अधिकारी को भी शहर से विदा करने का काम किया है, जिनको ये लगता था कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके आए हैं। अरे भाई, बड़ी परीक्षा को पास करके आए हैं तो जिम्मेदारी बड़ी समझिए ना। रोब झाड़ने के लिए बड़े थोड़ी हो, अहंकार के लिए बड़े थोड़ी हो, जिम्मेदारी में बड़े बनिए। और अगर आप जिम्मेदारी में बड़े नहीं हैं तो आपकी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली आप चर्चाओं में बने ही रहते हैं। आप कि जो कई बार ऐसे आप निर्णय लेते हैं, या कई बार आप ऐसी मांग कर देते हैं कि जो अपने आप में चर्चा में आ जाती है। मैं आपकी एक मांग पढ़ रहा हूँ जो आपने मुख्यमंत्री जी से की थी, हमीदिया कॉलेज, अस्पताल और स्कूलों के नाम बदलने की। इस मांग के पीछे का वो मूल तर्क क्या है? देखिए, 1 जून 1949 को भोपाल आज़ाद हुआ, यानी देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। भोपाल की रियासत को 2 साल तक भारत में विलय किसने नहीं होने दिया? तो नवाब हमीदुल्लाह ने नहीं होने दिया। उस समय देशभक्तों द्वारा, भारतीयों द्वारा
विलीनीकरण आंदोलन चलाना पड़ा। और विलीनीकरण आंदोलन यानी भोपाल को भारत में मिलने के लिए भारतीयों को आंदोलन करने पड़े, भोपाल के लोगों को आंदोलन करने पड़े। और उन आंदोलनकारी पर भी गोलियां बरसाने से नहीं चूके थे नवाब हमीदुल्ला। ये ऐतिहासिक तथ्य है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पोस्ट मास्टर जी द्वारा सिटी के डाकघर में जब तिरंगा फहराया गया तो पोस्ट मास्टर जी को गिरफ्तार करवा लिया गया नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने। उनके निर्देश पर तिरंगे का अपमान किया, विलीनीकरण आंदोलन करने वाले लोगों पर गोलियां बरसाई, 6 लोग शहीद हुए। स्वयं नवाब हमीदुल्ला पाकिस्तान जाकर के वहाँ के वजीर बनने की उनने इच्छा प्रकट कर दी। उनके मंसूबे तो और ख़तरनाक थे। वो भोपाल और पाकिस्तान के बीच सीधा कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और जब जिस व्यक्ति की निष्ठाएं भारत में नहीं होकर के पाकिस्तान में थी, वो पाकिस्तान का वजीर बनना चाहते थे, भोपाल को भारत में विलय नहीं होने देना चाहते थे। तो आप मुझे बताइए कि जिनने देशभक्तों पे गोली चलवाई हो, जिनने भारत में विलय का विरोध किया हो, जिनने तिरंगे का अपमान किया हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से कोई भी इंस्टीट्यूशंस क्या प्रेरणा देगी बच्चों को? इसलिए बदलने चाहिए, राष्ट्रभक्तों के नाम होने चाहिए। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाब हमीदुल्ला खान ने का भी भोपाल के विकास में कहीं ना कहीं क्या योगदान है? कोई बात करे, डिबेट करे। कोई योगदान नहीं है। कहाँ के थे इनके पूर्वज? किनकी संपत्ति हड़पी है? किनके साथ दगाबाजी हुई है? इसलिए इतिहास के जब पन्नों में हम जाते हैं और उनके तथ्यों की अगर हम ठीक से जांच करते हैं तो पाते हैं कि ये, बल्कि आप बताइए कि ये जो नवाब हमीदुल्ला का ये जो रवैया था, इस रवैये के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने भी विरोध किया था। विलीनीकरण आंदोलन केवल हिंदू नेताओं द्वारा चलाया गया नहीं था, उसमें मुस्लिम नेता भी थे। तो देशभक्ति बड़ी चीज़ है ना, धर्म कहाँ से आ गया? और लोगों ने उस बात को स्वीकार किया, लोगों ने इस बात को समझा। तो आपको क्या लगता है कि आज जो आप अभी इसकी मांग कर रहे हैं, आपने पत्र दिया हुआ है मुख्यमंत्री जी को, तो इस ओर अब कहाँ तक बात पहुँची? आपको लगता है आने वाले भविष्य में ये बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? नगर निगम भोपाल के अधिकार क्षेत्र में हम रोड के नाम बदल सकते हैं, हम चौराहे के नाम बदल सकते हैं। हमीदिया रोड का नाम बदलकर हमने गुरु नानक मार्ग कर दिया है। क्या बात है। कॉलेज चूँकि उच्च शिक्षा विभाग चलाता है, अस्पताल स्वास्थ्य विभाग चलाता है, स्कूल को स्कूल शिक्षा विभाग चलाता है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए भोपाल नगर निगम ने इस बात का संकल्प पारित किया अपनी नगर निगम परिषद से कि हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल के नाम भी बदल करके राष्ट्रभक्तों के नाम से किए जाने चाहिए। वो कोई भी जाति धर्म के हो सकते हैं। लेकिन APJ अब्दुल कलाम भी हमारे आइडियल हैं, और हमारे क्या, वो देश दुनिया के आइडियल हैं। ये हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। तिरंगे का अपमान करने वाला व्यक्ति तो प्रेरणा नहीं दे सकता ना। नहीं, लेकिन इसका विरोध भी बहुत हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई भाजपा के द्वारा तो इसी तरीके की राजनीति देश में की जा रही है और हर पूरे प्रदेश में की जा रही है, तोड़ने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति है, ये राष्ट्रभक्ति की राजनीति है। अब कोई अफगान का लुटेरे के नाम से अगर रोडों के नाम है तो क्या नहीं बदले जाने चाहिए? बदले जाने चाहिए, और भविष्य में बदलेंगे। ऐसे जब जब हमारे संज्ञान में जो चीज़ें आएंगी हम बदलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके भोपाल नगर निगम की। मैं भोपाल नगर निगम की और क्या अभी तक नवाचार हुए हैं आपके इस कार्यकाल में, जो आपने देखे, आपकी महापौर ने किए हैं, भाजपा सरकार ने किए हैं? क्या अभी नए तक नया नवाचार हुए हैं कचरा प्रबंधन को लेके और भी चीज़ों को लेके? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, साफ़ सफाई के मामले में पूरे देश के अंदर गजब की जागरूकता आई है। उसका कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, और वो अभियान आज जन जन का अभियान बन चुका है, और लोग अब गंदगी करने की बजाय साफ़ रखने का व्यवहार करने लगे हैं। पहले जो कोई भी यहाँ वहाँ कचरा फेंकते थे, गंदगी कर देते थे, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर के
आज शहरों में स्वच्छता अपने अच्छे उस पर स्तर पर है। रही बात नगर निकाय या नगर निगम के नाते हमने क्या किया, हमने भोपाल राजधानी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। शहर के हर गली मोहल्ले में हमने नगर निगम के वाहनों को पहुंचा करके घर से कचरा लेने की व्यवस्था को मजबूत किया है। यानी कभी कोई कल्पना कर सकता था क्या कि हमारे घर से निकलने वाले कचरे जैसी चीज़ के लिए नगर निगम की गाड़ियां आएंगी और कहेंगी कि कचरा इसमें डालिए? ये तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। ये प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान और देश को संवारने का जो उनका विज़न है, उसी का परिणाम है कि आज नगर निगम की गाड़ियां आपके घर तक डेली जा रही है कि आपके घर से निकलने वाले कचरे को दीजिए। और लोगों के व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आया है। पहले लोग यहाँ वहाँ जो कचरा फेंकते थे, अब यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय नगर निगम की गाड़ियों में ही कचरा देते हैं। इससे और आगे हम स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ले जा चुके हैं। यानी कोई कल्पना कर सकता था कि स्वच्छता की प्रतिस्पर्धाएं होंगी, शहरों में प्रतिस्पर्धाएं होंगी? आज एक शहर दूसरे शहर से इस बात का कंपटीशन कर रहा है कि तुमसे ज़्यादा स्वच्छ हमें अपने शहर को करना है। अब केवल इतना नहीं है, बल्कि शहरों के अंदर भी प्रतिस्पर्धाएं हो रही। स्वच्छ नगर कौन सा है, स्वच्छ गली कौन सी है, स्वच्छ मोहल्ला कौन सा है, स्वच्छ परिसर कौन सा है, स्वच्छ संस्थागत जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, और ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। तो ये बहुत व्यापक इसका असर है। और निश्चित रूप से, बल्कि इतना ही नहीं, शहर से हजारों टन जो कचरा एकत्रित होता है उसको अलग अलग वर्गों में बांट करके उसको निष्पादित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यानी हम नया पहाड़ कचरे का खड़ा नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश है कि शहर से हजारों टन कचरा जो एकत्रित होता है उस कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से हम निष्पादन करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये मील का पत्थर साबित हो। अभी क्या हो रहा है कचरे का? अभी तो जैसे कि एक पहाड़ तो खड़ा ही है, दूसरे के लिए अभी आप जो निष्पादन की बात कर रहे हो, तो प्लांट अभी आपका लग गया है, लगना बाकी है, वो कहाँ तक पहुँची है वो प्रक्रिया आपकी? हमारे प्लांट वर्किंग कंडीशन में है और लगातार हम कचरे को सेग्रीगेट करते हुए उसको निष्पादित करने का काम कर रहे हैं। यानी अलग अलग कैटेगरी में बांट के गीले कचरे से हम जैविक खाद और बाकी चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं। प्लास्टिक मटेरियल से अलग अलग चीज़ें तैयार हो रही हैं, और इसलिए जो जैसा कचरा है वो वैसा हम उस पर उससे क्या नया बन सकता है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि किसी समय भानपुर का जो पहाड़ था, कचरे का पहाड़ था, भोपाल की पहचान बन रहा था वो धीरे धीरे, आज वो एक टिफ़िन पार्टी का पॉइंट बन चुका है। तो ये भी नगर निगम ने किया है। बाकी अब जो कचरा आ रहा है उसको भी हम वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादित कर रहे हैं। हमारे एनटीपीसी के प्लांट हमने लगा दिया है। चारकोल और बाकी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हमारे प्लांट वर्किंग में है। कोकोपीट को बना करके भी उसके भी हमने वैज्ञानिक तरीके से उस पर और नए क्या काम हो सकते हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। गीले कचरे से जैविक खाद बनाने का काम कर रहे हैं। तो कचरे से भी कंचन बनाने का काम हम कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, भोपाल में जो मैंने जगह जगह पॉइंट देखे हैं कचरा कैफ़े के, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपका ये मॉडल काम कर रहा है? लोग अपने घरों का कचरा इन कचरे कैफ़े पे दें और वहाँ कुछ अपना कचरे के बदले, यानी वो नाश्ता कर सकते हैं, कुछ और उनको चीज़ें मिल सकती है। एक प्रकार से ये इस प्रकार नवाचार ऐसा है कि लोगों में जागरूकता आए स्वच्छता के प्रति, और गंदा ना करूँगा ना करने दूँगा, कचरे को निर्धारित स्थान पर ही दूँगा। ये इस प्रकार की एक प्रेरणा देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। भोपाल के अंदर मैंने देखा हर बार जब भी बारिश आती है जगह जगह पानी भर जाता है, और सामान्यतः कई सड़कों में मैंने देखा कि सड़कें तो अच्छी बन गई हैं लेकिन पानी निकासी के अच्छे पॉइंट नहीं हैं। कहीं अवैध कब्जे हो रखे हैं या कहीं पे मिट्टी का ढेर भरा हुआ है, इस वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। इसमें क्या लगता है आपको, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आम जन भी आसानी से शिकायत कर पाए, उस स्थान की फ़ोटो नगर निगम तक पहुंचा पाए कि नगर निगम की टीम जाके फिर उस स्थान को सुगम कर पाए, वहाँ का कचरा हटा पाए? वैसे तो हमारी जो सीएम हेल्पलाइन है बहुत प्रभावी है पूरे प्रदेश के अंदर।
और 181 पर लोग शिकायत करते हैं, आम नागरिक, और वो शिकायतें हम लोगों तक भी पहुंचती हैं, उस पर काम भी होता है। डिले होने पर L1 L2 अधिकारियों की जिम्मेदारी तक तय होती है, तो उसको क्रॉस चेक का जो सिस्टम बना हुआ वो बहुत अच्छा बना हुआ है। नगर निगम भी पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है। हमारे जोन और वार्ड ऑफिस अलग अलग क्षेत्रों में ही हैं, वार्डों के अंदर हैं, और लोग उन स्थानों पर भी जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। क्षेत्र के माननीय पार्षद लोगों को भी आम जनता शिकायत करती है, तो शिकायत के विभिन्न स्थान हैं जहां नागरिक कर सकते हैं और उस पर काम भी होता है। राजधानी बड़ी है, स्वरूप बड़ा है, 24 लाख के लगभग के मतदाताओं का शहर है, तो इसलिए आप देखिए कि हमने लगातार शहर के ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने का काम किया है, शहर के नालों को चैनलाइज करने का काम किया है, शहर के जितने गंदे नाले थे उनमें STP लगा करके वहाँ भी ट्रीटेड वाटर आगे जाए, इस पर काम किया है। तालाब में गंदे पानी ना मिले, उस पर काम किया है। ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर किया है। नाले नालियों के अतिक्रमण भी हम लगातार हटाते हैं। कई बार एकाध स्थानों पर जो दिक्कतें आती है उसमें अतिक्रमण एक बड़ी वजह होती है अक्सर, और जब वो परिस्थिति अनुसार जब उस पर ध्यान जाता है तो उस पर काम होता है, और काम भी निश्चित रूप से नागरिकों को राहत देने वाला होता है। ठीक है ना, आपने जैसे कि बोला अतिक्रमण, भोपाल के अंदर अवैध अतिक्रमण और झुग्गी बस्ती की बहुत बड़ी समस्या है। इससे कैसे छुटकारा मिलेगा भोपाल नगर निगम को? प्रधानमंत्री जी ने कभी पक्के घर का कोई सोच भी नहीं सकता, जो वर्ग जिनके लिए पक्के मकान सपने के समान होते हैं उनको भी पक्की छत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, स्लम के जो हमारे बस्ती में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी आवास, यानी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को आवास मुहैया करा करके उनका भी जीवन सुधारने का काम कर रहे हैं। और रही बात शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए, तो अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत बेहतर ढंग से प्लानिंग करके काम में लगे हुए हैं, और उनका कहना भी ये है कि शहर हमारे झुग्गी मुक्त हों और झुग्गी में रहने वाले भाई बहनों को भी अच्छे साफ़ सुथरे मकान मिले, उनका जीवन भी साफ़ सुथरा आ रहे, उनके बच्चे भी अच्छे स्वच्छ माहौल में रहें, तो उनको अच्छे आवास देना और झुग्गियों के जीवन से, नारकीय जीवन से ऐसे लोगों को निकालना, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक खबर में मैंने पढ़ा था और आपको कहा जाता है कि भाई करोड़पति पार्षद, तो ये तमगा आपको कैसे मिला, और क्या आज भी आपके विपक्ष के पार्षद है आपस में जब आपके लोग बैठते हैं तो ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। हर जनप्रतिनिधि चुनाव के समय अपना जो शपथ पत्र देता है, और वही मैंने अपने चुनाव के समय जब पहली बार भी लड़ा, दूसरी बार भी लड़ा, तो दिया। तो उस समय जो कंटेंट प्रेस के लोग उठाते हैं इलेक्शन कमीशन से, उस आधार पर किसी अखबार ने ये लिखा था, और मैंने तो कभी अपने आप को ऐसा इस दृष्टि से देखा नहीं है। और न लोगों के बीच जब मैं रहता हूँ तो लोगों को इस बात का कभी आभास होता है। हम आम नागरिक ही हैं, चाहे नगर निगम का अध्यक्ष ही क्यों ना हो। सम्मान के लायक बनाया किसने? अगर ये भाव आपके अंदर है तो सम्मान के लायक तो उनने बनाया जिनने आपको वोट दिया, तो उनसे दूरी कैसी? तो आप देखिए कि मेरे ऑफिस में, मेरे चाहे माता मंदिर वाला ऑफिस हो, चाहे ISBT वाला ऑफिस हो, चाहे गीतांजलि का ऑफिस हो, मेरे नगर निगम के जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पर मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी को भी सीधे मेरे ऑफिस में आने की अनुमति है। क्योंकि गरीब आदमी तो कई बार वो बड़े बड़े ऑफिस देखकर ही डर जाता है, वो अंदर घुसता ही नहीं है, संकोच करता है, काम ही नहीं बताता है। पर मेरे ऑफिस में निर्देश मेरे स्टाफ को ये है कि गरीब आदमी को सबसे पहले मुझसे मिलवाया जाए। तो और मैं अगर मान लीजिए ऑफिस में नहीं भी हूँ तो मेरे ऑफिस से बगैर चाय के कोई नहीं लौटता है, यानी उनके सम्मान का पूरा हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने आपको सम्मान दिलाने का काम किया, अपना वोट दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके। सारे काम मैं भी कर दूं ऐसी गलतफहमी मैं नहीं पालता हूं, पर मेरी कोशिश होती कि अधिकतम हम लोगों को सहूलियतें दें। ठीक है ना।
आने वाले भविष्य में क्या किशन सूर्यवंशी जी नगर निगम अध्यक्ष तक ही सीमित रहना चाहते हैं, या भविष्य में हम आपको किसी दूसरे स्वरूप में भी देख सकते हैं, दूसरे नाम से भी आपका संबोधन कर सकते हैं, विधायक या सांसद के रूप में? क्योंकि भोपाल नगर निगम से आलोक जी पहले यहाँ महापौर रहे हैं, फिर अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो मतलब भोपाल नगर निगम में ऐसा तो कुछ करिश्मा ही है कि आगे तक ले जाती है। भोपाल नगर निगम की राजनीति के संबंध में मैं बताऊं आपको, आज भोपाल खासतौर पे बीजेपी की जितनी पॉलिटिक्स है वो नगर निगम के बात की है। आज भोपाल के सारे एमएलए हमारे नगर निगम के में किसी न किसी समय पार्षद रहे। रामेश्वर शर्मा जी नगर निगम में पार्षद रहे, आलोक शर्मा जी नगर निगम में पार्षद भी रहे, महापौर भी रहे। इसके बाद आलोक संजर जी सांसद बने, वो भी नगर निगम में पार्षद रहे। भगवान दास सबनानी जी भी नगर निगम में पार्षद रहे। भोपाल के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कृष्णा गौर जी हमारी नगर निगम में महापौर रहीं। तो भाजपा की पॉलिटिक्स तो नगर निगम के बाद ही है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ जनता से जुड़ी हुई संस्था है नगर निगम, इस पर जो अच्छा काम करता है वो निश्चित रूप से फिर आगे उसको अच्छा मिलता ही है, ईश्वर की कृपा से। जैसा कि आपने अभी बोला कि आपने भोपाल नगर निगम के अंदर असंसदीय शब्दों को लेकर एक सबको बुकलेट दी है, आपको नहीं लगता है कि अब इस बुकलेट को भोपाल से निकल के प्रदेश में पहुंचना चाहिए? क्योंकि अगर भोपाल नगर निगम के अंदर ऐसा हो रहा है तो ऐसा माहौल प्रदेश में भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि भोपाल नगर निगम या नगर निगम जो होती है ये राजनीति की कार्यशाला की पहली पाठशाला है। तो अगर हम पहली पाठशाला में अच्छा पढ़ेंगे तो आगे अच्छा कर पाएंगे। तो इस मॉडल के रूप में इसको हमें प्रदेश में अन्य बड़े महानगर में, नगर निगमों में पहुंचाना चाहिए क्या? कई नगर निगमों ने इस पर मुझसे बातचीत की है। अब एक रोचक किस्सा है, इंदौर के माननीय महापौर जी भोपाल आए थे, पुष्यमित्र भार्गव जी। तो वो एक कार्यक्रम में मेरे से बोले कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब जब हमारा सदन चल रहा था इंदौर नगर निगम का, तो हमारे सभापति को ही हमारे पार्षद ने बोल दिया, अध्यक्ष जी आप तो पुराने चावल हो, आपको तो सब पता है नगर निगम कैसे चलती है। तो बोले ये जो भाव आपने डालने का काम किया है कि नहीं, हमें संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, संसदीय आचरण करना चाहिए, ये वाकई में बहुत प्रेरणादायी है और इस पर हम भी काम करेंगे। अभी नगर निगम अध्यक्ष के रूप में क्या बड़ा विज़न आप अगले कुछ सालों के लिए लेके चल रहे हैं कि आपको अभी ये काम करना बाकी है क्षेत्र की जनता के लिए, भोपाल के लोगों के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है ये ठीक होना चाहिए, यातायात कहीं भी बाधित नहीं होना चाहिए, यानी नागरिकों को सुगम यातायात हो, अतिक्रमण मुक्त शहर की सड़कें हों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी नागरिक को कहीं जाम में ना फंसना पड़े, इस प्रकार का एक हमारा विज़न है। और जब अवसर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सब को भी हम निवेदन करते हैं, भोपाल के जितने छोटे बड़े तालाब हैं इसके संबंध में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दे करके उनसे निवेदन किया है कि ये सब पर्यटन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। किसी शहर के पास एक तालाब होता है और वो दुनिया को बताता है कि देखिए हमारे पास तालाब है, और हमारे पास 7 to 8 वाटर बॉडी हैं, छोटे बड़े कई तालाब हैं शहर के अंदर, और ये सारे तालाब पर्यटन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। तो इसलिए एमपीटी इनको पर्यटन की दृष्टि से प्लानिंग करके पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करे, ताकि शहर के पर्यटन के जो हमारे क्षेत्र हैं वो भी बढ़े, और इन स्थानों पर भी शहर के लोग भी परिवार के साथ जाके अपने अच्छे पलों का आनंद उठा सकते हैं, और बाहर से आने वाले लोग भी देखें कि एक शहर में इतने तालाब भी हो सकते हैं क्या। इसलिए कई प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं, चाहे शिकारा चलाना हो, चाहे बाकी चीज़ें चलाना हो, शहर के तालाब को हम सुरक्षित करना हो, सुंदर बनाना हो, इनको भी हम बेहतर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोला है सारे लेक्स को बेहतर करना चाहिए, बात सही है कि किसी नैनीताल में, मैंने भी एक ही ताल देखा है लेकिन तालों में ताल नैनीताल बोलते हैं, हमारे भोपाल में जैसा आपने बताया सही बात है, हर तरफ तालाब ही तालाब हैं। मैं एक दिन सीएम हाउस के पीछे जो लेक है बोट क्लब, वहाँ पे गया था। बोट क्लब के पीछे जो लाइट्स लगी हैं उनकी जिम्मेदारी नगर निगम की है क्या? निश्चित रूप से नगर निगम की है। आज अगर आप आज हमारे इस इंटरव्यू के बाद अगर हम दोनों चलते हैं अभी, तो वहाँ पे 10 बल्ब जल रहे हैं और 20 बल्ब बहुत अच्छे अच्छे खम्भे लगे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं।
तो इस दिशा में क्यों नहीं देखा गया? और ये तो सीएम हाउस के बिल्कुल पीछे है। लाइटों के संबंध में ऋतुराज जी मैं बताता हूँ कि ख़ास तौर पे बारिश के बाद अभी अपन बैठे हैं और बात कर रहे हैं। अक्सर मॉइस्चर के कारण लाइटें ख़राब होती हम सब जानते हैं, और अभी बारिश का मौसम गया ही है, तो निश्चित रूप से कुछ लाइटों पर काम होना बाकी है, और हमारी लाइटें भी हम शहर की सब जलाने का काम कर रहे हैं और तेज़ी से इनको ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जब भोपाल नगर निगम के सीएम हाउस के जस्ट पीछे अभी अगर ये स्थिति है, तो शहर की और क्षेत्रों में भी क्या होगी? तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही है? ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, लाइट के संबंध में मैंने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक प्रकार से, और ख़राब होती हैं, सुधरती भी हैं, और कोई लापरवाही पूर्वक अगर काम को गंभीरता से नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई पहले भी की है, आगे भी करते हैं। ठीक है, आपने जो दो बातें बोली, मैं दोनों में एक दो सवाल करूंगा। पहला आपने बोला ट्रैफिक सिग्नल को लेके, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नगर निगम का काम पार्किंग की व्यवस्था प्रोवाइड करना है, ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था कौन देखता है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम, वैसे स्मार्ट सिटी ने हम बोरे भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किए थे, और जब स्मार्ट सिटी बनी थी तो भोपाल के इस ट्रैफिक सिस्टम को देखने के लिए चंडीगढ़ और बाकी नगर निगमें भी यहाँ से सीख के गई थी। यानी हमने इस प्रकार का मैकेनिज़्म तैयार किया था कि अगर एक सिग्नल पर नागरिक खड़े हैं तो जितना जल्दी हो सकता उनको क्लियरेंस मिलना चाहिए, और एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल का जो इंटरनल सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया तो अगले पे भी उसको लाल बत्ती मिले, फिर अगले पे भी लाल बत्ती मिले। तो इस प्रकार का सिस्टम शहर में पहले था, अभी उस पर और काम होने की बाकी है। ठीक है, स्थानीय शासन में जैसे कि नगर निगम में युवाओं की भागीदारी आप किस तरीके से देखते हैं? आप युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे कि आगे चल के उन्हें भी अपने क्षेत्र से पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि एक अच्छा पार्षद ही एक अच्छे शहर का विकास, एक अच्छे नगर का विकास और अच्छे प्रदेश का विकास कर सकता है। युवाओं के लिए तो बहुत अवसर हैं, अगर वो करना चाहें तो। नगर निगम में अगर पार्षद बनने का युवा सोचते हैं तो सबसे पहले उनको जनता से जुड़ना चाहिए, क्षेत्र में पब्लिक से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारों तक, जो आज जिम्मेदार हैं, उस क्षेत्र की कोई छोटी बड़ी समस्या को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं युवाओं को भी आपके माध्यम से यही आह्वान करता हूं कि आपके अंदर वो सारी संभावनाएं हैं कि आप समाज को दिशा दे सकते हैं, प्रदेश को दिशा दे सकते हैं, देश को दिशा दे सकते हैं। राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है, और जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, आप देखिए कि मोदी जी तो चुन चुन के ऐसे नेताओं को ला रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी अधिकारी रहे और आज केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे विदेश मंत्री कौन है? यानी प्रतिभा अगर है तो वो अपना लोहा मनवा लेगी, और जिम्मेदारों के ध्यान में वो लोग आ ही जाएंगे। अगर अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास पर्याप्त अवसर है आगे बढ़ने का। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, समाज सेवा की भावनाओं के साथ काम करेंगे, तो आपके पास अवसर असीम है। आइए, खुला आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, जिनसे हमने जाना इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, कुछ जाना इनकी जो वर्तमान जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में, साथ ही जाना भविष्य की राजनीति में ये क्या सोच और क्या विज़न रखते हैं। आने वाले समय में हम फिर इनके साथ बैठ के किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे भोपाल नगर निगम के सुने अनसुने किस्से। आज के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद ऋतुराज में। नमस्कार। नमस्कार।